तो आइए सीधे आज के इस जांच में गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नी पर निकलने वाले हैं जो हमें सीधे 5000 साल पुराने एक रहस्य के मुहाने पर ले जाएगी। एक ऐसा रहस्य जो सदियों तक अरब सागर की नीली गहराइयों में बिल्कुल खामोश पड़ा रहा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खोई हुई सभ्यता की जिसे लंबे समय तक बस एक कहानी, एक कोरा मिथक मान लिया गया था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? चलिए आज एक खोजी इतिहासकार की तरह इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। अब सबसे बड़ा फोरेंसिक सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या महाभारत और दूसरे प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातें महज अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियां थीं, या फिर ये एक ऐसी खोई हुई सभ्यता के एकदम असली ब्लूप्रिंट थे जो हकीकत में वजूद में थीं? देखिए, लंबे समय तक ज्यादातर विद्वानों ने इसे सिर्फ एक धार्मिक कथा माना जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब हम इसी चीज को विज्ञान के चश्मे से देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। और यही देखना सबसे दिलचस्प है कि कैसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथ और आज की आधुनिक वैज्ञानिक खोजें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अगर हम उन प्राचीन ब्लूप्रिंट्स पर नजर डालें तो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ग्रंथों में इसका वर्णन कितनी सटीकता से किया गया है। भागवत पुराण और महाभारत को ही ले लीजिए। इनके मुताबिक द्वारका का निर्माण 12 योजन यानी लगभग 153.6 किलोमीटर की जमीन पर हुआ था, और वो जमीन समुद्र से रिक्लेम की गई थी। इसमें सोने और चांदी से बने 9 लाख से अधिक भव्य महलों का जिक्र है। ग्रंथों में साफ लिखा है कि यहाँ के बंदरगाह बेहद एडवांस थे। सड़कें सीधी बंदरगाहों तक जाती थी और पूरी की पूरी नगरी बहुत ही सुनियोजित तरीके से बसाई गई थी। और फिर एक दिन ये भव्य शहर अचानक समुद्र में डूब गया। एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर ये हमारे पहले और सबसे अहम सुराग हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये पूरी कहानी महज एक पौराणिक कथा से निकलकर एक ठोस पुरातात्विक लक्ष्य में बदलने लगी। 1930 के दशक में पहली बार कुछ मछुआरों ने पानी के नीचे कुछ अजीबोगरीब आकृतियां देखने की बात कही। इसके बाद 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने बेट द्वारका में अपनी पहली खुदाई की, जहां उन्हें कुछ बहुत ही प्राचीन बर्तन मिले। लेकिन जो असली गेम चेंजर साबित हुआ वो था 1970 के दशक में मिला 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र। राजा सिंधत से जुड़े इस रिकॉर्ड ने उस स्थान को ऐतिहासिक रूप से कंफर्म कर दिया। यानी अब इतिहास और धर्म के तार आपस में जुड़ने लगे थे। और ठीक यहीं से हमारी जांच में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। साल था 1983, जब डॉक्टर SR राव ने अरब सागर में पहली बार एक फॉर्मल फोरेंसिक जांच शुरू की। और मजे की बात देखिए, उस वक्त ना तो उनके पास कोई बहुत बड़ा बजट था और ना ही आज जैसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी। डॉक्टर राव ने बस स्थानीय मछुआरों और गोताखोरों की मदद ली और बेहद सीमित संसाधनों के साथ इस गहरे समंदर के रहस्य को सुलझाने निकल पड़े। डॉक्टर राव का नजरिया एकदम स्पष्ट था। उन्होंने कहा था, मैं इन ग्रंथों को महज धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। और ये बात उनके शानदार इन्वेस्टिगेटिव माइंडसेट को दर्शाती है। उनका सीधा सा तर्क था कि भाई, जब रोम और एथेंस जैसे प्राचीन शहरों को खोजा जा सकता है तो द्वारका को क्यों नहीं। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के नक्शों को उठाया और उनकी तुलना सीधे आधुनिक समुद्री नक्शों से कर दी। उन्होंने इन ग्रंथों को केवल आस्था की नज़र से नहीं देखा बल्कि एक हिस्टोरिकल कंपास की तरह इस्तेमाल किया। और जानते हैं, उनकी ये सोच बिल्कुल 100% सही साबित हुई। समुद्र की सतह से करीब 30 मीटर नीचे गोताखोरों को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। 560 मीटर लंबी पत्थर की एक विशाल दीवार। जी हां, 560 मीटर। और ये कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं थी, ये साफ तौर पे इंसानों द्वारा बनाई गई एक संरचना थी। 1983 से लेकर 1992 के बीच की गई इन शुरुआती डाइव्स ने तो जैसे समंदर के नीचे से सबूतों का अंबार ही लगा दिया। 30 से ज्यादा विशाल पत्थर के खंभे मिले जो शायद किसी बहुत बड़े महल का हिस्सा रहे होंगे। ऐसे ऐसे लंगर मिले जो साबित करते थे कि उस दौर में भी भारी समुद्री यात्राएं होती थीं। इसके अलावा पीतल और लोहे की कलाकृतियां मिली, टेराकोटा की मोहरें बरामद हुईं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि लहरों के नीचे एक बहुत ही वेल प्लान्ड प्राचीन बंदरगाह शहर मौजूद था। खैर, अब हम छलांग लगाते हैं सीधे आधुनिक वैज्ञानिक युग की ओर। साल 2001 में इस जांच का स्केल एकदम बदल गया। ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर कच्छ की खाड़ी में एक हाईटेक अभियान शुरू किया। इस बार मामला सिर्फ इंसानी आंखों के भरोसे नहीं था। अब भारी मशीनरी, नौसेना के प्रशिक्षित गोताखोरों और एकदम लेटेस्ट एडवांस उपकरणों को मैदान में उतारा गया था। इस टीम ने जिस तरह की सख्त वैज्ञानिक कार्यप्रणाली अपनाई वो काबिले तारीफ थी। कोई बायस नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं,
सबसे पहले 4000 वर्ग मीटर के समुद्री इलाके का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया। दूसरा कदम था एडवांस्ड सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलिंग, जिससे समुद्र की परतों के नीचे तक स्कैन किया जा सके। और तीसरा सबसे अहम कदम, जो भी अवशेष मिले उनकी सटीक उम्र जानने के लिए इंटरनेशनल लैब्स में उनकी कार्बन डेटिंग की गई। और यकीन मानिए, सोनार मैपिंग ने रेत के नीचे जो कुछ देखा वो अविश्वसनीय था। स्कैन में चूना पत्थर के विशाल चौकोर ब्लॉक दिखे, बिल्कुल किसी बड़े नगर की मजबूत नींव की तरह। इतना ही नहीं, वहां एक बेहद जटिल जल निकासी और सिंचाई प्रणाली का भी पता चला। 3 छेद वाले पत्थर के लंगर मिले, जो उस जमाने की बहुत ही एडवांस नेविगेशन तकनीक की तरफ इशारा करते हैं। ये सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि वहां एक बेहद उन्नत समुद्री सभ्यता बसी हुई थी। अब जरा दोनों पहलुओं की एक फोरेंसिक तुलना करके देखते हैं। ये देखना वाकई रोमांचक है कि दोनों कैसे एक दूसरे से परफेक्टली मैच करते हैं। एक तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो विशाल बंदरगाहों, महलों की ऊंची दीवारों और आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमारा आधुनिक विज्ञान है, जो गहरे समुद्र में 560 मीटर की दीवारें, एडवांस लंगर और सुनियोजित जल निकासी खोज निकालता है। जाहिर है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ग्रंथ और विज्ञान दोनों एक ही ब्लूप्रिंट पर मोहर लगा रहे थे। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। जब समुद्र से निकाली गई वस्तुओं की कार्बन डेटिंग रिपोर्ट सामने आई, तो एक बर्तन की उम्र निकली पूरे 9000 साल पुरानी। जी हां, 9000 साल। इसका सीधा सा मतलब था कि ये जगह हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं अधिक पुरानी हो सकती है। कार्बन और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग के डेटा को देखें तो हमें अलग अलग टाइम पीरियड की कलाकृतियां मिलती हैं। कुछ 9000 साल पुरानी, कुछ 3500 साल पुरानी। लेकिन हमारे लिए जो सबसे दिलचस्प अवशेष थे, वो थे जिनकी उम्र लगभग 5000 साल पुरानी आंकी गई। क्यों? क्योंकि ये तारीखें महाभारत काल की ऐतिहासिक टाइमलाइन के साथ एकदम सटीक बैठती हैं। यानी हमारा आधुनिक विज्ञान उस प्राचीन टाइम टेबल की पूरी तरह से पुष्टि कर रहा था। तो विज्ञान ने ये तो साबित कर दिया कि वो उन्नत शहर वहां मौजूद था। लेकिन अब हमारी जांच एक दूसरे और बहुत ही अहम सवाल की तरफ मुड़ती है। एक ऐसी भूवैज्ञानिक पहेली जिसने सबको सोच में डाल दिया कि भाई, अगर वो शहर इतना ही विकसित और विशाल था तो वो अचानक समुद्र में कैसे समा गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था? और इस रहस्य का जवाब हमें मिलता है समुद्र के स्तर में वृद्धि के सिद्धांत यानी सी लेवल राइज थ्योरी में। समुद्र वैज्ञानिकों ने पिछले 20,000 सालों के अरब सागर के डेटा का बहुत गहराई से अध्ययन किया, और इसी डेटा ने इस अचानक डूबने के रहस्य की बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक व्याख्या हमारे सामने रख दी। अगर हम भूवैज्ञानिक टाइमलाइन को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। लगभग 11,000 साल पहले अरब सागर का जो स्तर था वो आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था। लेकिन फिर 5000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र के स्तर में अचानक और बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई। ये भूवैज्ञानिक बदलाव उन प्राचीन ग्रंथों के वर्णनों से बिल्कुल मेल खाता है जिनमें कहा गया था कि पूरा का पूरा शहर एक ही झटके में लहरों के नीचे समा गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई लोकल इवेंट नहीं था। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के ग्लोबल डेटा की जांच की तो पता चला कि ठीक उसी ऐतिहासिक समय के दौरान दुनिया के बाकी हिस्सों में भी ऐसी ही समुद्री हलचलें हुई थी। चाहे वो कैरेबियन हो, इंडोनेशिया हो या दक्षिण अमेरिका, हर जगह अचानक समुद्री बदलाव और सुनामी जैसी घटनाओं का डेटा दर्ज है। मतलब ये एक बहुत बड़े स्तर की ग्लोबल प्राकृतिक उथल-पुथल थी। सोनार मैपिंग के डेटा से हमें एक और बेहद अहम बात पता चलती है। ये शहर बस एक ही पल में पूरा नहीं डूब गया था, बल्कि जैसे जैसे समुद्र का पानी बढ़ता गया, वहां के मंदिर और घर धीरे धीरे खिसकते गए। ये एक रेंगता हुआ जलमग्न होना था जिसने धीरे धीरे पूरे के पूरे तटीय शहर को अपनी आगोश में ले लिया। तो अगर हम अपनी जांच के इन सभी सबूतों को एक एविडेंस मैट्रिक्स में रखें तो क्या दिखता है? हमें दिखता है कि तीनों अलग अलग दिशाएं एक ही सटीक बिंदु पर आकर मिल रही हैं। प्राचीन ग्रंथों की कथाएं अचानक बाढ़ और शहर के डूबने की बात कहती हैं। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि अवशेष 5000 ईसा पूर्व के हैं, और जियोलॉजिकल डेटा भी ठीक उसी समय अरब सागर के स्तर में भारी वृद्धि की पुष्टि करता है। ये सारे सबूत मिलकर बस एक ही ऐतिहासिक घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये खोज आज भी रुकी नहीं है। अभी हाल ही में 2024 में पंचकुई बीच के पास गहरे समुद्र में की गई डाइव्स ने इन जलमग्न खंडहरों को फिर से पूरी दुनिया की चर्चा में ला दिया है।
इन हाई प्रोफाइल डाइव्स ने दुनिया को समुद्र के नीचे छिपी उन प्राचीन दीवारों और लंगरों को फिर से देखने का मौका दिया है और पूरी आधुनिक दुनिया का ध्यान इस पुरातात्विक चमत्कार की ओर खींचा है। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है कि विज्ञान और हमारे प्राचीन ग्रंथ जरूरी नहीं कि हमेशा एक दूसरे के विरोधी हों। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों ने उन बातों को सच साबित कर दिया जिन्हें कभी हम सिर्फ कल्पना या मिथक मानते थे। सोनार मैपिंग और कार्बन डेटिंग जैसी एडवांस तकनीक ने उन ग्रंथों को अब एक प्रामाणिक ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट के रूप में स्थापित कर दिया है। तो इस जांच को खत्म करने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, अगर द्वारका सिर्फ एक मिथक नहीं था तो हमारी दुनिया के इन विशाल महासागरों की गहराइयों में ऐसे और कितने पौराणिक शहर छिपे होंगे जो बस इसी इंतजार में हैं कि आधुनिक विज्ञान उन्हें खोज निकाले। शायद इतिहास उतना ही गहरा है जितना कि ये समंदर। हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही खोजते रहें और सीखते रहें।